ऐसा क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके वजह से इमोशनली हेल्थ क्राइसिस बहुत आ रहे हैं? तो हम सेल्फ लव बिल्कुल भूल चुके हैं। हम सिर्फ अपने आप को दूसरों के नज़रिए से देखते हैं कि हम कैसे आउटसाइड वर्ल्ड में अपनी जगह बना सके, या दूसरे हमको वैलिडेट करें, या दूसरे हमको प्रेज़ करें। तो मैम आप ऐसे क्या पॉइंट्स बताना चाहोगे कि हम अपने आप को वो इम्पोर्टेंस हमेशा देते रहें? हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं लेकिन सिर्फ फिज़िकल लेवल पे, बट व्हाट अबाउट योर इमोशनल न्यूट्रिशन? इमोशनल न्यूट्रिशन ये क्या होता है मैम? थोड़े से भी चैलेंजेस आते हैं हम हिल जाते हैं। क्योंकि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो मैम इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए? जैसे भी हम हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली न्यूट्रिशन कुछ होता है तो मतलब मैं सुन ही पहली बार रही हूँ, तो ऐसा भी होता है कि इमोशंस के लिए भी न्यूट्रिशन होता है? इमोशंस के लिए न्यूट्रिशन, या सही थॉट्स, सही फीलिंग्स, राइट। किस तरह की फीलिंग्स क्रिएट करते हैं वही आपके इमोशंस को शेप करते हैं। तो मैम उस तरीके का मुझे लगता है इन्वायरमेंट भी ज़रूरी होता है। इन्वायरमेंट तो ज़रूरी होता है, लेकिन साथ साथ में पर्सपेक्टिव, आपकी सोच, आपका नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ किसी स्टूडेंट की बात कर लेती हूँ कि जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो कंपैरिजन होता है कि देखो शर्मा जी के बेटे को तो ये आया और तुम्हें इतना आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स का ही इस तरीके से किसी के साथ कंपेयर। मैम क्या आज इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना ये कोई स्किल है? बिल्कुल है। आपकी सोच आपके ऊपर डिपेंड करती है। हर कोई इमोशनली स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने आप के ऊपर वर्क नहीं करते। मैम जब हम इमोशनली ब्रेक होते हैं या फिर कोई भी इमोशन से जो चीज़ें रिलेट करती हैं उसमें तो कंट्रोल ही नहीं होता है। देखिए, ये अपने आप के ऊपर वर्क करने वाली बात होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रूबरू कराने वाली हूँ। दोस्तों, हमारे लाइफ में स्ट्रेस बहुत है। हमारे लाइफ में चीज़ें, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि वो छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होते रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन होता है। और आज 1 साल का बच्चा हो चाहे 50 साल का आदमी हो, हर किसी को टेंशन है। तो इससे आज आपको मैं बिल्कुल भी छुटकारा दिलवाने वाली हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूँ जो बात करती है सेल्फ़ हीलिंग पर। आज आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से सेल्फ़ हीलिंग पर काम कर सकते हो और अपने आप को स्ट्रेस फ्री बना सकते हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट विथ इंदु मैम। हेलो मैम, कैसे हो आप? बिल्कुल अच्छे। आप कैसी हैं? मैम जैसे कि मैंने सुना कि आप हीलिंग पे काफ़ी अच्छा काम करते हो, तो मैं सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आज के भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोग एक दूसरे से तो बहुत कनेक्टेड हैं। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ और मैं उनसे बहुत कनेक्टेड भी हूँ, लेकिन ना फिर भी मैं देखती हूँ कि इमोशनली बहुत ड्रेन्ड है लोग। तो ऐसा क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके वजह से इमोशनली हेल्थ क्राइसिस बहुत आ रहे हैं? हम अपने आप के साथ का जो कनेक्शन है ना, वो हम एकदम भूल चुके हैं। फिज़िकली भी, इमोशनली भी, हर तरीके से। तो हम सेल्फ लव बिल्कुल भूल चुके हैं। हम सिर्फ अपने आप को दूसरों के नज़रिए से देखते हैं कि हम कैसे आउटसाइड वर्ल्ड में अपनी जगह बना सके, या दूसरे हमको वैलिडेट करें, या दूसरे हमको प्रेज़ करें। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमें क्या पसंद है और हम अपने आप को कैसे पसंद करते हैं। यहाँ तक कि हम दूसरों अपने आप को एक्सेप्ट भी नहीं करते। हम चाहते दूसरे हमें एक्सेप्ट करें, लेकिन हम अपने आप को, हम जैसे हैं, जैसा सोचते हैं, जैसे हमारी बॉडी फिगर है, जैसे हमारा, जिस तरीके से हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। और जहाँ वो कनेक्शन हमारा टूट जाता है ना, तो वहाँ पे वही है कि जब आपकी फाउंडेशन ही सही नहीं है, तो जब आपके रूट्स ही सही नहीं है, तो आप इमोशनली वहाँ पे ड्रेन्ड आउट हो ही जाते हो। क्योंकि हम वो कनेक्शन, वो वैलिडेशन हम दूसरों में ढूंढते हैं, लेकिन अपने आप से वो कनेक्शन और अपने आप को हम वैलिडेट करना भूल गए हैं। तो मैम आप ऐसे क्या पॉइंट्स बताना चाहोगे कि हम अपने आप को वो इम्पोर्टेंस हमेशा देते रहें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को वो इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं। तो आपकी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं क्या कि आप अपने आप को, कोई भी सिचुएशन आने दो, आप अपने आप को ये इम्पोर्टेंस दे सकते हो? कोई ऐसी एक्टिविटी है? इसको हम एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, ये हमारी एक डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके। आज अगर आप अब हेल्थ के ऊपर भी अगर मैं आपको बोलूँ, तो अगर हम हेल्थ के ऊपर भी बात करते हैं, तो आप देखिए, हम खाली आउटसाइड फिज़िकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम इमोशनल हेल्थ के लिए कभी बात नहीं करते। राइट। हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं लेकिन सिर्फ फिज़िकल लेवल पे, बट व्हाट अबाउट योर इमोशनल
न्यूट्रिशन। इमोशनल न्यूट्रिशन ये क्या होता है मैम? इमोशनल न्यूट्रिशन का मतलब है जब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए आप उनको स्ट्रांगली अपने आप के ऊपर विश्वास करके आप उसको फेस कर सको। ओके। यूजुअली क्या होता है, देखिए आज हमारे लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, थोड़े से भी चैलेंजेस आते हैं हम हिल जाते हैं। क्योंकि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैम इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए? देखिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको अपने आप के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को, आप जैसे हैं, अपने आप को जैसे भी हम हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, दूसरों से अपने आप को तुलना में रखते हैं कि वो हमसे ज़्यादा या हम उनसे कम हैं। अपने आप को हमेशा सेल्फ डाउट में रखते हैं। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लव योर सेल्फ। जो वैलिडेशन, जो लव हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम वो अपने आप को करें। जब आपको पता है व्हाट यू आर, यू हैव योर सेल्फ वर्थ, यू हैव सेल्फ लव, आपको ज़रूरत नहीं है कौन कैसे आपके साथ बिहेव करता है। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ सही है कहाँ गलत है। इररिस्पेक्ट सामने वाले की नज़र में आप गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप सही हैं या गलत है। मैम मेरे लिए ये वर्ड बहुत ही नया है जो आपने कहा कि इमोशनली न्यूट्रिशन कुछ होता है, तो मतलब मैं सुन ही पहली बार रही हूँ। तो ऐसा भी होता है कि इमोशंस के लिए भी न्यूट्रिशन होता है? इमोशंस के लिए न्यूट्रिशन, ये सही थॉट्स, सही फीलिंग्स। ओके। आपके थॉट्स और आपके फीलिंग्स ही आपको इमोशंस देते हैं, राइट? तो आप किस तरह के थॉट्स क्रिएट करते हो। अगर सपोज़ आप किसी कोई आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब अगर आप उसको देख के या तो आप बहुत खुश हो सकते हो, उससे आप प्रेरणा ले सकते हैं कि हाँ जो वो कर सकता है वो मैं क्यों नहीं कर सकती। एंड आप उससे प्रेरणा लेके अपने आप को भी वो इम्प्रूवमेंट्स अपने आप में ला सकते हैं जिससे कि आप भी उस ऊंचाइयों तक पहुंच सको। या फिर आप उसे जेलसी फील कर सकते हो कि वो पहुंच गया मैं नहीं पहुंचा, और अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट करें, अपने आप को और नेगेटिविटी में लेके जाएं। राइट। जब हम ये देख सकते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, तो हम ये भी देख सकते हैं कि हमें क्या थॉट्स क्रिएट करने चाहिए। जो भी सिचुएशंस आए आप उसमें किस तरह के थॉट्स क्रिएट करते हैं, किस तरह की फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, वही आपके इमोशंस को शेप करते हैं। राइट। और उसी से सिचुएशंस का आप जो मीनिंग निकालते हैं उसी के ऊपर हमारे सारे, अगर आप जिसको बोले कि स्ट्रेस, अगर आप सपोज़ जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप उससे इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं, वहाँ पे आप मोटिवेटेड फील करेंगे। वहीं पे आप डीमोटिवेटेड भी फील कर सकते हैं कि देखो वो तो ऊपर बढ़ गया मैं तो बढ़ नहीं पाया। अब उससे जेलसी फील कर सकते हैं, अपने आप के प्रति नेगेटिविटी ला सकते हैं कि मेरे में कमी है, मैं कर नहीं सकता। वहीं पे आपको स्ट्रेस मोड में चले गए। सो इमोशंस के लिए भी इट्स इम्पॉर्टेंट व्हाट टाइप ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स यू आर क्रिएटिंग। तो मैम उस तरीके का मुझे लगता है इन्वायरमेंट भी ज़रूरी होता है। इन्वायरमेंट तो ज़रूरी होता है, लेकिन साथ साथ में पर्सपेक्टिव, आपकी सोच, आपका नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, किसी स्टूडेंट की बात कर लेती हूँ कि जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो कंपैरिजन होता है कि देखो शर्मा जी के बेटे को तो ये आया और तुम्हें इतना आया है। तो वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं एक बार आप एडजस्ट कर सकते हो, 2 बार एडजस्ट करते हो, लेकिन कंपैरिजन अगर बार बार होता रहे तो सेल्फ डाउट आ ही जाता है। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो सेल्फ डाउट कभी हो ही ना? देखिए इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें ये समझना चाहिए कि हर कोई अपनी यूनिक कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है। जो आप में है ज़रूरी नहीं वो मेरे में है, और जो मेरे में है वो ज़रूरी नहीं है आप में है। हर किसी की अपनी यूनिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स का ही इस तरीके से किसी के साथ कंपेयर करना बच्चों को एक सेल्फ डाउट में डालता है। सो फर्स्ट इस चीज़ में मैं फ़र्स्ट स्टेप यही करूँगी कि ये चीज़ पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आपका बच्चा यूनिक है। आपका जो कैपेबिलिटीज़ आपके बच्चे में है वो ज़रूरी नहीं दूसरे बच्चे। तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा बच्चों के प्रति जब हम उसको किसी और के लिए कंपेयर करें। आप कंपेयर मत करो, उसको इंस्पायर करो, उसको मोटिवेट करो। बट कंपेयर करके हम बच्चों को सेल्फ डाउट वाले स्थिति में तो हम पेरेंट्स ही खुद डाल देते हैं। मैम क्या आज इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना ये कोई स्किल है
और अगर यस तो फिर क्या ये स्किल सबके पास है? बिल्कुल है, आपकी सोच आपके ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल अब आप अपनी सोच को किस दिशा में लेके जाते हो वो तो आप ही के ऊपर है। बिल्कुल। तो मैम हर कोई इमोशनली स्ट्रांग क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने आप के ऊपर वर्क नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। आप किस तरह के थॉट्स एंड फीलिंग्स अवेयर क्रिएट करते हैं। आज सपोज आप हेल्थ कॉन्शियस हो, तो अगर आपके सामने एक प्लेट आती है तो आप उसमें देख के खाओगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरे को खाना है कि नहीं। दिस इज़ योर चॉइस वेदर यू वांट टू बी सेल्फ हेल्थ कॉन्शियस और नॉट। अब जो हेल्थ कॉन्शियस है, जिसमें अवेयरनेस है कि हाँ भाई मेरे को अपने हेल्थ के लिए अच्छा खाना है, तो वो ज़रूर देख के खाएगा। बिल्कुल। इज़न्ट इट? हो सकता है वो फर्स्ट में 1 बार 2 बार 3 बार, धीरे धीरे जब वो रोज़ प्रैक्टिस करेगा तो अपने आप उसकी वो हैबिट हो जाएगी। राइट। उसी तरह से थॉट्स भी तो हमारे बस में है कि जब हम प्लेट पे खाना को देख के खा सकते हैं तो हम अपने थॉट्स को भी तो उसी हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको सपोज़ आप में वो अवेयरनेस है, वो कॉन्शियसनेस है कि मेरे को अपने थॉट्स के ऊपर वर्क करना है, तो जब नेगेटिव थॉट्स आए आप उसके ऊपर एक माइंडफुलनेस थॉट और दे सकते हो कि क्या ये मेरे लिए सही है। सो इट्स अ काइंड ऑफ डेली प्रैक्टिस विच यू हैव टू डू विथ योर सेल्फ। बट सबसे पहले उस चीज़ के लिए ज़रूरी है अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस, that you should be aware of what kind of thoughts you are creating and are these thoughts really helping you. आज सपोज आप किसी को देख के आप जेलसी फील कर रहे हैं, आपको क्या लगता है उस जेलसी में विल दैट फीलिंग और दैट इमोशन रियली हेल्प यू टू गो फॉरवर्ड? इनफैक्ट वो आपको पीछे पुल करेगा। बिल्कुल। इट विल रिड्यूस योर वाइब्रेशंस, इट विल रिड्यूस योर एनर्जी लेवल्स। So be conscious of each and every thought you create. Is this really helping you achieve your goals? बट मैम जब हम इमोशनली ब्रेक होते हैं या फिर कोई भी इमोशन से जो चीज़ें रिलेट करती हैं उसमें तो कंट्रोल ही नहीं होता है, तो फिर आप कह रहे हो कि आपको कंट्रोल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के थॉट्स आपको सोचने या नहीं सोचने, तो उस पर जब कंट्रोल ही नहीं होता तो हम कैसे उस सोचेंगे कि ये सही है या गलत है? देखिए, ये अपने आप के ऊपर वर्क करने वाली बात होती है। ओके। ऑब्वियसली जब हम स्ट्रेस में होते हैं या इमोशनली ड्रेन्ड आउट होता है, हमारी फिज़िकल बॉडी भी, हमारी जो फिज़िकल हैबिट्स होती हैं या हमारे जो लाइफस्टाइल होती है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारे स्ट्रेस और इमोशंस के ऊपर वर्क करने का, बिकॉज डेली प्रैक्टिसेस हैं। अगर हमारे प्रैक्टिसेस ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स या फील गुड फैक्टर हार्मोन सिक्रीट नहीं हो पाती जिस वजह से, तो एक वो भी रीज़न होता है जिससे कि हम फिज़िकली, मतलब हमारे बॉडी की केमिस्ट्री उस ढंग से हो जाती है जो हमें इमोशनली ड्रेन आउट करती है। एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर पर्सपेक्टिव। आज सपोज़ अगर मैं बोलूँ कि आप अगर आपके खाने के ऊपर, कोई बोल सकता है कि मेरे को तो खाने को देख के मेरे को कंट्रोल ही नहीं होता। एक दूसरा आदमी बोल सकता है कि हाँ मैं तो आई कैन कंट्रोल बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ इट दैट दिस फूड इज़ बैड फॉर मी, यू आर अवेयर। And somewhere else where the person is not at all aware of what kind of food he's consuming and what effect it could have in our body, वो बोलेगा मेरे से तो कंट्रोल नहीं होता। So even working on your emotions is a daily practice. Okay. First you have to be aware, are the kind of thoughts and feelings you're creating, is it really helping you? तो मैम स्ट्रेस क्या होता है? देखिए, स्ट्रेस इन अ वे इट्स गुड फॉर आवर बॉडी, बिकॉज ये हमारे बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। ओके। हम ये नहीं बोल सकते कि स्ट्रेस इज़ बैड। ओके। बिकॉज स्ट्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये हमें एनर्जी देता है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आज आपके पीछे कुत्ता भागने लगा, तो आपको क्या करना होगा? आपको तेज़ दौड़ना होगा ना। सो दैट इज़ अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी। जैसे ही आपने कुत्ते को देखा, आपको ये आया कि आई हैव टू फाइट, सो यू नीड एनर्जी टू रन। सो दैट इज़ द एनर्जी विच यू गेट व्हेन यू क्रिएट स्ट्रेस। बिकॉज जब हम स्ट्रेस का थॉट हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में आता है, तो इट रिलीजेज अ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल which gives us energy, which diverts the energy of our body towards our muscle to run away from that situation. But stress is good का मतलब ये नहीं होता कि stress is good. Stress is good when it comes for a short while. कुत्ता आपके पीछे भागने लगा, आप उससे बच गए, जैसे कुत्ता गया, you're again into that relaxed mode. लेकिन आज के टाइम हम क्या कर रहे हैं? We are creating stress for every single situation, event happening in our life. आज आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए, आपको स्ट्रेस हो गया।
आपके कोई डेडलाइंस है, वर्क प्रेशर है, आपको स्ट्रेस हो गया। हम छोटी छोटी बातों के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करता है, वो स्ट्रेस लेवल कांस्टेंट बना रहता है, वो नीचे आता ही नहीं है। दैट इज़ व्हाट विच इज़ हार्मफुल। कई बार लोग दिखाते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है बाहर से, मतलब हम लोग शो करते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अंदर से वो टूट रहे होते हैं। तो ऐसे क्या साइन होते हैं जिससे आप पहचान जाते हो कि नहीं, अंदर इनके कुछ और चल रहा है? वो बहुत इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। मतलब उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप फिज़िकल लेवल पे देखोगे तो दे आर नॉट रियली हैप्पी। छोटी छोटी बातों पे वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। उनके चेहरे पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि you not find that happiness and thriving nature, like thriving attitude on their face. You'll feel drained out, आपको उनके डाइजेशन इश्यूज होने लगते हैं, यू आर ऑलवेज लैक ऑफ एनर्जी, यू फील फटीग। तो जब आप इमोशनली ड्रेन्ड आउट होते हैं ना, तो अपने आप ही ये सब साइंस आपके आने लगते हैं। मैम, मैंने कई पेरेंट्स को देखा है और कई मैंने प्रेग्नेंट लेडी को देखा है कि उन्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है अपने आगे वाले फ्यूचर को लेकर कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। फिर प्रेग्नेंट लेडी को टेंशन होता है कि मैं कैसे आगे का फ्यूचर संभालूंगी। तो जब इन्हें जो स्ट्रेस होता है वो कैसे मैनेज कर सकते हो उन स्ट्रेस को? देखिए, हमारा स्ट्रेस यूजुअली यही होता है कि या तो हम पास्ट की बातों को लेके सोचते रहते हैं या फ्यूचर को लेके टेंशन वो लेते कैसे होगा, क्या होगा। अगर आपको स्ट्रेस से वो करना है, हैंडल करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंट में रहिए। इफ़ यू आर लिविंग योर प्रेजेंट, यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड लिविंग योर प्रेजेंट टू द फुलेस्ट, आपको कल की चिंता होएगी नहीं। एंड सपोज अगर आपको कल के लिए करना भी है तो प्लानिंग कीजिए। आप ये देखिए कि व्हाट यू कैन डू फॉर टुमारो, व्हाट यू बेस्ट यू कैन डू, उसके लिए प्लानिंग करिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग नहीं करते, सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को लेके प्रॉब्लम्स के ऊपर सोचते रहते हैं। सो इफ़ यू वांट कि हाँ भाई किसी को भी स्ट्रेस हो रहा है या कुछ भी, तो उसकी प्लानिंग करो। थिंक ऑफ व्हाट, ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी और समथिंग, से जस्ट प्लान फ्रॉम बिफोर कि हाँ आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। लेकिन इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द सॉल्यूशंस, वी वर्क ऑन द प्रॉब्लम, वी जस्ट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स। So thinking about the problems are not going to help you. If you really want a solution, just plan it out and then do your best and forget it. Right. And live in the present moment. Enjoy your each and every moment, each and every present moment. So your everyday will be fine. मैम, अगर कोई भी स्ट्रेस होता है तो वो स्ट्रेस कितने टाइम तक होना अगर रहता है हमारे पास तो फिर हमारे लिए ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा टाइम हो गया तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम होता है? ऐसा टाइम नहीं होता। कोई भी स्ट्रेस, सपोज़ आपको, अब जैसे मैंने आपको वैसे ही वो बताया कि हाँ अगर आपका कुत्ता आपके पीछे भागने लगे तो ठीक है, जैसे ही वो आप उस सिचुएशन से हट गए, यू आर अगेन बैक टू नॉर्मल। आपके सिस्टम्स वापस, आपके जो एड्रेनल रश या कॉर्टिसोल लेवल्स जो आपके बॉडी में बढ़ जाते हैं, वो वापस रिलैक्स हो जाता है, आपकी बॉडी वापस रिलैक्स मोड में आ जाती है। तो लेकिन वही मैंने आपको बोला ना कि आजकल के टाइम में वी आर ऑलवेज थ्रू आउट, एक स्ट्रेस ख़त्म हुआ नहीं दूसरी चीज़ के लिए दूसरा, थ्रू आउट वो हमारा जो एक परमानेंट एक मेहमान की तरह से आने वाला था, उसको हम परमानेंट प्लेस दे देते हैं अपनी लाइफ में। तो परमानेंट प्लेस ना दिया जाए उसके लिए हमारे क्या एक्शंस होने चाहिए? उसके लिए वही है कि जैसे हम स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज़ एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। आप स्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता, जैसे मैंने आपको बोला ना, स्ट्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट, सो हैंडल दैट स्ट्रेस इन द राइट मैनर। आप उसको लेके, इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस रिगार्डिंग एनी सिचुएशन, वर्क ऑन द सोल्यूशन रादर देन ओनली थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स। मैम, कोई ऐसी प्रैक्टिस जो हेल्प करता हो इन सारी चीज़ों में, जैसे कि मैंने सुना मेडिटेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, तो हीलिंग में मेडिटेशन का कितना ज़्यादा रोल है? बहुत ज़्यादा रोल है। अब स्ट्रेस में आप देखिए, ऑब्वियसली अगर स्ट्रेस को हम हैंडल करते हैं तो इसमें हमारा फिज़िकल हेल्थ भी बहुत सपोर्टिव हो, मतलब उस तरीके से होना चाहिए जो उस स्ट्रेस को हैंडल करने में आपको हेल्प करे। बिकॉज हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी हमारे थॉट्स की वजह से केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, सो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर स्ट्रेस। सो द काइंड ऑफ फूड यू कंज्यूम, आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो रेस्ट,
आप अपने बॉडी को कितना रेस्ट देते हो, आपकी स्लीप साइकिल कैसी है, एवरीथिंग इम्पैक्ट्स योर स्ट्रेस. And then there are practices like meditation, breath work that really has a direct impact on your stress level. आप देखिए जब भी हम stress में होते हैं, the first thing that gets impacted is what? Can you say? Whenever you are in stress, what is the first thing that gets impacted? Maybe health. Yes, health is there, but the first on your body, something, your breath gets impacted. You start breathing fast. Okay. ऐसा होता है ना, जब हम टेंशन में होते हैं या गुस्सा में होते हैं, हम बहुत ज़ोर, हमारी ब्रेथ बहुत फास्ट हो जाती है. So when you are in stress, your breath is the first thing that gets impacted. Okay. So if the stress can impact your breath, at the same time, if you work on your breath, it also helps to calm you down. अच्छा. Okay. सो अगर आप डीप ब्रीथ के ऊपर वर्क करते हैं, स्टार्ट, अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ के लिए आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, जस्ट टू काम योर सेल्फ, टू ग्राउंड योर सेल्फ, स्टार्ट टेकिंग फ्यू डीप ब्रेथ. वो इंस्टेंटली आपको हेल्प करेगा काम डाउन करने के लिए. जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है. सो यू नीड टू काम डाउन. सो इफ़ यू वर्क ऑन, इफ स्टार्ट टेकिंग फ्यू डीप ब्रेथ, it will instantly help you to calm down. मैम, ऐसा आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी डेली रूटीन होनी चाहिए हमारी जिससे हमारे हेल्थ को, मतलब जो हमारे इमोशनल हेल्थ है और हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है वो एकदम अच्छा रहे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर डाइट. ठीक है. बिकॉज डाइट में आज के टाइम में आप देखिए जंक फूड, पैकेज फूड्स बहुत ज़्यादा हो गया है. हम रियल फूड से बिल्कुल दूर भाग गए हैं. फाइबर्स एकदम से गायब हो गए हैं. देन रियल फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होम कुक्ड फूड, ये हमारे प्लेट से ही गायब हो गया. वी आर डिपेंडेंट मोर ऑन प्रोसेस्ड फास्ट फूड एंड ऑल दैट. तो हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स है वो हमारे गट में गट से सिक्रीट होता है. हमारा माइक्रोबायोम होता है, वहाँ पे सिक्रीट होता है. इफ़ योर माइक्रोबायोम इज़ नॉट हेल्दी तो वो हमारे हैप्पी हार्मोन्स को सही तरीके से सिक्रीट नहीं कर सकते. एंड फॉर आवर गट टू बी हेल्दी वी नीड टू हैव फाइबर्स. You need to have include lot of fruits, vegetables, real foods which helps in the proper functioning of our body. Then आज के टाइम में आप देखिए फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई. Our work has become sedentary. Movements कम हो गए, which is very very important for the proper circulation. Then connecting with nature. आज के टाइम में हमारे ऑफिसेज अंदर रहते हैं, यू लाइक नेचर से कनेक्ट करने का हमें मौका ही नहीं मिलता. सो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट विथ नेचर. नेचर इज़ एन automatic healer which helps you heal emotionally and physically. Spending some time in the sun rays, which has a direct impact on your stress levels as well. मैम, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो दिल्ली है, बट मुंबई में अगर आप बात करो तो मुंबई में ऐसे बहुत छोटे छोटे घर होते हैं. इवन जो फ्लैट्स भी होते हैं, बिल्डिंग्स भी होती हैं, वो इस तरीके से बनाई जाती है क्योंकि ज़्यादा गैप ही नहीं होता. तो वहाँ पे से सूरज की किरणें आना तो वेरी डिफ़िकल्ट. तो वो चाहे भी ना तो ले नहीं पाते क्योंकि कितना दूर जाएंगे वो लेने, या तो कोई गार्डन पहुँच जाए, बट जो उनका स्केड्यूल होता है वो इतना हैक्टिक होता है कि वो गार्डन भी नहीं पहुंच पाते. तो ऐसे में अगर वो सूरज की किरणों का सामने नहीं बैठ पा रहे तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे आजकल के टाइम में बोलते भी आर्टिफिशियल लाइट्स, मतलब येलो लाइट्स, लेकिन जो सूरज काम कर सकता है वो सब से हमें नहीं मिल सकता है. बिल्कुल. तो मैं समझती हूँ कि आजकल की हेक्टिक लाइफ शेड्यूल ऐसे हो गई है, बट अगर अपने आप सोचिए तो अगर अपने 1 घंटा भी अगर अपने हेल्थ को देना सुबह के टाइम में, तो आप 1 घंटा जो अपने हेल्थ को देते हैं, जो काम आप करके देखिएगा, जो काम आप 8 घंटा में करते हो ना, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी एनर्जी लेवल इतनी बढ़ जाती है कि वो काम आप 6 घंटे में भी कर लोगे. सो यू हैव टू टेक एन एफर्ट. आई अंडरस्टैंड इट्स डिफ़िकल्ट in your daily schedule, but then if you take an effort, it's not impossible. So but we have to have that understanding and awareness that it is important for our health. हम क्या करते हैं, अपने और कामों के चक्कर में अपने हेल्थ को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं. अगर हर चीज़ को अगर हम काउंट करें तो सब चीज़ पहले आएगी, हेल्थ सबसे लास्ट में आएगा. Of course. But this is important for everyone to realize
कि अगर आप हेल्थ को आगे रखोगे ना, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो. बिल्कुल. We feel we don't have time, but just try. Just 1 hour spent in the morning every day. Just spend 1 hour on your health, connecting with nature, going to a park, exercising, and then getting some sun rays. You'll just see the difference, how your vitality, your energy, everything increases. मैम मुझे ऐसा लगता है कि एक जो अपोजिट जेंडर होते हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा अच्छा समझते हैं. मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था डॉक्टर अंशुमन सर के साथ, तो मेरा जो पॉडकास्ट हुआ था वो वुमेन हेल्थ पर हुआ था. मैं आपसे कुछ टॉपिक कवर करना चाहती हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस कवर करना चाहती हूँ जो मेन के ऊपर है. कई बार मैंने उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये किया था कि वुमेन्स अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देती, बट सेम एज वेल एज देखा जाए तो आजकल के जो मेन हैं वो भी मॉर्निंग में जल्दी भाग जाते हैं. कई बार उनका लंच स्किप हो जाता है, ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं, दिन भर करीबन 3 से 4 कप चाय पीते हैं और फिर फाइनली लास्ट में एंड में आके डिनर करते हैं. तो उनके बॉडी पे भी तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता होगा. बिल्कुल पड़ता है. तो उससे वो कैसे रिकवरी कर सकते हैं? बिकॉज कई बार तो मुझे ऐसा लगता है उनके चैलेंजेस भी कुछ ऐसे हैं कि वो अवॉइड ही नहीं कर सकते. अगर 7 बजे उनको निकलना है, 5 बजे वो नहीं, क्योंकि मुंबई का अगर रूटीन देखा जाए तो वहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली नहीं है, वो अकेले रह रहे हैं. तो जो 12 बजे 10 बजे काम करके ही आ रहा है, उसको नींद भी पूरी नहीं मिल रही है 8 घंटे की, और फिर उसके बाद मॉर्निंग में 5 बजे उठ के वो खाना भी नहीं बना सकते, तो उन्हें जाना ही पड़ता है. और लाइफ में पैसे भी उतना ही अर्न कर पा रहे हैं जिससे उनकी डेली चीज़ें खर्चे ही चल रहे हैं. तो वो ना ही खाने को इम्पोर्टेंस दे पा रहे हैं, और अगर खा भी रहे तो बाहर खा रहे हैं. तो उनके बॉडी पे किस तरीके का इफ़ेक्ट पड़ सकता है ऐसा जो उनको आगे चल के प्रॉब्लम्स करता है? देखिए क्या होता है ना, शुरू में तो वी डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वी गिव अप लाइक इन ऑर्डर टू अचीव एवरीथिंग एल्स इन लाइफ वी गिव अप आवर हेल्थ. ठीक है, हम सब चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन अपनी हेल्थ को सबसे पीछे रखते हैं बिकॉज वी फील इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. आफ्टर अ सर्टन टाइम वी रीच एट अ टाइम, आप देखिएगा, वी definitely reach at a time when the health is left behind. We have to give up everything to get back that health. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री. So isn't it important कि हम शुरू से ही उसको साथ लेके चलें instead of leaving behind? Isn't it important कि हम दोनों में बैलेंस करें? I know it is difficult, but it is not impossible. We have to understand the importance of it and whatever we can do. हम मैं ये नहीं बोल सकती कि अगर आप 100% ही आप करो, लेकिन आप इतना तो कोशिश करो, 50% से चालू करो, धीरे 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 मे बी और भी चेंजेस आ जाएंगे. बट वी हैव टू टेक एफर्ट एंड स्टेप्स टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड टेक इट फॉरवर्ड. बट उस दौड़ में, ज़िंदगी की दौड़ में हम इतना आगे निकल जाते हैं, हम हेल्थ को बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं. और ये चीज़ मैं मानती हूँ डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. जितना आप कर सकते हो उतना तो करो, लेकिन हम उतना भी नहीं करते. ओके मैम, जस्ट एक क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रही हूँ कि समझ लीजिए किसी का स्केड्यूल है, 7 बजे उसको घर से जाना है, रात के 10 बजे उसका पैकअप है, 10 बजे 11 बजे घर पे पहुँचते पहुँचते 11:30 12 बज जाता है, फिर सुबह फिर सोना है, फिर मुश्किल से वो 6-7 बजे 5-6 बजे उठेगा, फिर उसको जाना है, 7 बजे पहुँचना है. तो ये जो स्केड्यूल है, ऐसे में उन्हें ऐसा कौन सा चीज़ें ऐड अप करना चाहिए अपने लाइफ में खाने के लिए, न्यूट्रिशन में ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे वो हेल्दी रहे और प्लस उनका स्केड्यूल भी कहीं डिस्टर्ब ना हो? उसमें मैं बोलूँगी कि भाई आप नट्स वगैरह होते हैं, नट्स लीजिए, सीड्स लीजिए, दीज आर ऑल होल फूड्स एंड दे हैव अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन. ओके. कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें आपको विटामिन्स, मिनरल्स एकदम प्रॉपर उसमें मिलते हैं बिकॉज दे आर नॉट प्रोसेस्ड. Then have whole foods, protein like legumes, grains, ये सब इंक्लूड करिए. जितना हो प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड इग्नोर, अवॉइड कीजिए. इग्नोर मैं अवॉइड करने बोलूँगी. अवॉइड दोज थिंग्स. Keep yourself properly hydrated. Sleep on time. Sleeping is very very important कि आपको प्रॉपर एक स्लीप मिलनी चाहिए. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछने वाली थी मैम, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है. लोग डबल शिफ्ट कर रहे हैं, तो 8 घंटे की नींद तो पॉसिबल ही नहीं है.
तो मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ का रिप्लेसमेंट होता है। तो नींद अगर 8 घंटे नहीं मिल रही तो इसका भी कोई रिप्लेसमेंट है क्या? देखिए ये सब चीज़ नेचुरल है, इन सब चीज़ों का रिप्लेसमेंट नहीं होता। ये है कि आप फिज़िकली जब फिट रहते हो भी, आप और सब चीज़ें प्रॉपर कर रहे हो, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो आपकी बॉडी अपने आप में इतनी एनर्जेटिकली फिट एंड फाइन रहती है कि जहाँ पे आपको 10 घंटे की नींद चाहिए होती है वो आप 5 घंटे में 6 घंटे में भी पूरी कर सकते हो, बट ओनली व्हेन योर बॉडी एंड योर माइंड इज़ आर प्रॉपरली नरिश्ड। राइट। So you have to work on keeping your mind and body properly nourished so that even 6 hours of sleep is enough for you. मैम आज मैंने देखा है कि छोटे से छोटे बच्चा हेल्थ से बहुत ज़्यादा बीमार है, इमोशनली बहुत मतलब उनके भी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, उनके भी इमोशनली क्या क्या चलते हैं। जबकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं आज भी हिस्ट्री पढ़ती हूँ, स्टोरीज़ पढ़ती हूँ, तो मैंने बहुत चीज़ें देखा है कि पहले के बच्चे इतने खुश रहते थे, उनको किसी चीज़ का टेंशन नहीं। तो आज ऐसी क्या चीज़ें हो गई हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन है और उनकी भी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड है। देखिए आजकल के टाइम में फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपटीशन एंड प्रेशर जो पेरेंट्स ही बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, हम पढ़ाई का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर, शुरू से ही एक्सटर्नल प्रेशर तो ये हो गया। ऊपर से आप देखो आजकल चिल्ड्रन दे डोंट गेट टू बी प्लेफुल एज दे यूज्ड टू बी अर्लियर। आज पहले स्कूल जाना है, स्कूल के बाद ट्यूशन्स एंड दिस क्लास दैट क्लास, दे आर ओवरबर्डन विद ऑल द एक्टिविटीज़ where they don't get time to even play and be that, have that playfulness attitude. Then they are absolutely away from nature. आजकल आप देखो कहाँ बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, कहाँ धूप मिलती है उनको। फिर उसके बाद टीवी, मोबाइल। आज बच्चे खाना खाते खाते आप मैक्सिमम बच्चों को देखोगे कि वो खाना खाते टाइम उनको सामने मोबाइल या टीवी रहता है। This is something which is really hampering the digestive system. उनका कनेक्शन फूड के साथ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। And if your digestive system is hampered, the whole of your body is hampered. Because everything depends on your digestion. When you're not, and it is a fact that when you are not able to digest your food properly, you will not be able to digest even the challenges in your life in the right manner. मैं एक एज अ मॉम आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप इस स्टेज में हो कि आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी। तो मैंने ना बहुत ऐसे मॉम को परेशान होते देखा है अपने बच्चों को लेकर। तो फिर वहाँ पे जो बच्चे का भी ऐसा बिहेवियर होता है, फ़ोन्स यूज़ करना, ये सारी चीज़ें, तो अगर क्योंकि कंट्रोलिंग होता है ना कि मैं अपने बच्चों, क्योंकि बच्चों की वजह से स्ट्रेस आ रहा है मॉम को, तो मॉम को लगता है कि मैं बच्चों को अगर कंट्रोल कर लूँगी तो मेरा स्ट्रेस कंट्रोल होगा। तो इज़ इट पॉसिबल, ऐसा होना चाहिए? आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यू कैन गाइड देम, इन द राइट मैनर। और अगर आप खुद ही स्ट्रेस होकर सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो कभी कंट्रोल नहीं होगा। फर्स्ट यू नीड टू बी रिलैक्स्ड, और अपने आप को आप समझदारी से डील करो, एंड देन यू try to explain your child. You cannot control them, you have to educate them in the right manner. आप आज किसी बच्चे को बोलोगे ये मत करो वो मत करो, he will never, वो ठीक है एक बार सुन लेगा, but somewhere or the other वो कभी भी मन से accept नहीं करेगा. But when you try to explain that child कि okay this is wrong for you because of this, and if you make them understand why they are not supposed to do a certain thing, तब वो उनके अंदर से आएगा and they'll be able to do it. लेकिन अगर आप उनके ऊपर फोर्स करोगे तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नो वन वांट्स टू बी डोमिनेटेड। और हो सकता है वो शुरू में सुन भी ले, बट देन इट विल अफेक्ट दैट चाइल्ड्स पर्सनालिटी। समझ लीजिए कि मुझे आपके वजह से स्ट्रेस आ रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप वो स्ट्रेस मैं खुद पे कंट्रोल नहीं करती, मैं आप पे कंट्रोल करना चाहती हूँ कि आप मुझे ये स्ट्रेस दे रहे हो तो आप में अपने ये ठीक कर लो। तो इज़ इट राइट कि मैं आप पे कंट्रोल करूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग कि मैं मेरा स्ट्रेस देख लूँ कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए या फिर मुझे मेडिटेशन करना चाहिए ताकि मेरा स्ट्रेस कंट्रोल हो जाए। मैं दूसरों पे करती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा भाई है, मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, जब देखो तो मेरे सामान यूज़ कर रहा है, तो मुझे उसके वजह से कई बार चीज़ें और गलतियाँ वो करता है, डांट मुझे सुनने को मिलता है, तो मुझे उसके वजह से स्ट्रेस है, राइट। तो फिर मैं क्या करती हूँ, उस पर कंट्रोलिंग पावर बढ़ाती हूँ, नहीं कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए, राइट। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए यूजुअली क्या होता है ना, स्ट्रेस जब हमें होता है ना, हमें लगता है कि
स्ट्रेस हमारे दूसरे सिचुएशन के कारण है या किसी और के कारण है, तो उसको बदलना चाहिए या सिचुएशन बदलनी चाहिए। जबकि स्ट्रेस हमें होता नहीं है, हम क्रिएट करते हैं। अच्छा। स्ट्रेस, आज मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, ठीक है, आज उसको देख के आपको स्ट्रेस हो, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है। Do you think that situation is stressful? Suppose one situation is there or anything which is जो आपको स्ट्रेस नहीं कर रहा है लेकिन मेरे को स्ट्रेस आउट कर रहा है. So do you think is the situation stressful? The situation is not stressful. It is what meaning you attach to this situation that is making you stressful. Right. So it is कोई और स्ट्रेस हमें कोई और नहीं देता, हम खुद लेते हैं. So आप मान लीजिए आज, so what do you think? Should that person change or you need to change? I need to change. You need to change, right? आज मान लीजिए आपके पास, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, अब उसके लिए दवाई तो आप ही को लेनी पड़ेगी ना. I can't take the medicine for that. So but when it comes to stress, we think कि उसके वजह से stress हो रहा है, तो that person needs to change. We have to work on ourselves. So you have to work on yourself so as to deal with that stress. We cannot ask the situation or the person to change. We have to change as to how we look at things and what meaning we attach to that situation, which is making us stressful. Can I know as a 5 points जो सेल्फ हीलिंग में हेल्प करता हो, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, ऐसा कोई भी 5 पॉइंट? सी देखिए, एक चीज़ जो मैं बोलूँगी दैट रियली वर्क्स ऑन योर फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ इज़ ब्रेथ वर्क, ब्रीदिंग, प्रॉपर ब्रीदिंग, प्राणायाम जिसे हम बोलते हैं, दैट रियली वर्क्स equally on your physical body as well as your emotional body. So if one person really wants to work on their health, the first thing I would say is get into pranayam or breathing practices, meditation. Meditation helps you to connect with your own self. Then obviously proper nutrition, your movements, then proper sleep, proper like हम क्या करते हैं हर चीज़ में, हम स्लीप को अगर होता है कुछ भी तो हम स्लीप को भी इग्नोर करते हैं कि नहीं, बट स्लीप इज़ समथिंग विच इज़ मैंडेटरी फॉर योर फिजिकल एज वेल एज योर इमोशनल हेल्थ. कनेक्टिंग विथ नेचर, दीज थिंग्स रियली हेल्प एंड दे directly impact your physical and your emotional health. Okay. मैम, अगर मैं अपने हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिवेट करना चाहूँ तो मेरे क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? यही सारी चीज़ ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क ऑन योर गट हेल्थ. आपके गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली राइट न्यूट्रिशन, प्रॉपर मूवमेंट्स, कनेक्टिंग विथ नेचर, सो ऑल दीज थिंग्स रियली हेल्प on each and, जैसे मैंने आपको बोला ना, it works on each and every aspect of your health. मैंने सुना है कि अगर आप अपने हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिवेट करना चाहते हो तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, फेस मसाज होता है, तो क्या ये सारी चीज़ें भी होती हैं? देखिए, ये सब चीज़ होती है, ये सब बहुत टेम्परेरी सोल्यूशंस होते हैं. दे विल गिव यू मोमेंट्री, मे बी यू माइट फील, बट इट इज़ नॉट समथिंग विच विल गिव यू अ परमानेंट सोल्यूशन. व्हेन यू वांट टू वर्क ऑन द परमानेंट सोल्यूशन, यू हैव टू गो टू द रूट कॉज एंड देन हील फ्रॉम देयर. आज मान लीजिए आपने पॉइंट्स दे दिए या कुछ भी दे दिए, अब कुछ देर के लिए आपको वो होएगा, लेकिन अगर आपकी सपोज़ आपका डाइट ही ठीक नहीं है, आपका गट हेल्थ ही ठीक नहीं है, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, या आप इमोशनली कोई चीज़ को सही तरीके से हैंडल नहीं करते हो, तो ठीक है, वो टेम्परेरी दे देगा, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर में फिर यू विल बी गेटिंग बैक इनटू द सेम सिचुएशन. सो ये सब चीज़ आपको टेम्परेरी सोल्यूशन देगा. टू गो टू द परमानेंट सोल्यूशन, यू हैव टू गो टू द रूट कॉज एंड वर्क ऑन द रूट कॉज. मैम, कई बार ये जो इमोशनली हर्ट होते हैं, या फिर जो आप कह सकते हो कि इमोशनली जो बीमारी है ना, ये एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को पता ही नहीं चलती है. मतलब उनको हो जाती है और लोगों को पता भी नहीं होता कि हाँ, उन्हें इस तरीके का भी कोई बीमारी है, और लोग एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं कि वो इमोशनली डिस्टर्ब हैं. किसी को गुस्सा बहुत आता है और बहुत सारी चीज़ें, तो उन्हें ये लगता भी नहीं है कि वो इमोशनली बीमार भी हो सकते हैं. तो क्या सेल्फ हीलिंग ये हर किसी के लाइफ में होना चाहिए? क्योंकि वो तो ट्रस्ट ही नहीं करते इन सारी चीज़ों पे. देखिए, इसको हम बीमारी नहीं बोलेंगे, दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ आवर लाइफ. जैसे हम, लेकिन स्ट्रेस और ये सब हम लोग इस चीज़ को ना एक नॉर्मल, हम अपने डिस्कम्फर्ट में कंफर्टेबल हो गए. वी फील कि स्ट्रेस तो आएगा ही,
लाइफ है, स्ट्रेस तो आएगा ही, गुस्सा मेरे को आता है तो ठीक है आ रहा है, कोई बात नहीं, अब आ रहा है तो आ रहा है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट आपको आ रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज समवेयर और द अदर इज हार्मिंग आवर बॉडी एंड इम्पैक्टिंग आवर लाइफ. बट मैम लोग इसे वैल्यू क्यों नहीं देते? Unawareness. They're not aware of what they're going through and how it could be really impacting their health. और ये हेल्थ को ही नहीं, हमारी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करती है. सो बेसिकली लोगों में अनअवेयरनेस है. ये जस्ट टेक इट एज हाँ ठीक है, अगर नेचर ऐसा है तो बस ठीक है. मैम तो फिर आपने जैसे कि ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टेज रहा था जब आपको ऐसा लगा कि नहीं सेल्फ हीलिंग मुझे स्टार्ट करनी चाहिए? हाँ, मैंने लाइक आई स्टार्टेड विथ न्यूट्रिशन. आई यूज्ड टू वर्क ऑन न्यूट्रिशन, बट देन ग्रेजुअली I realized only working on nutrition is not really helping in the right manner. Because if your stress impacts our health directly. आज हम कितना भी अच्छा खाना खा लें, कितना भी फिज़िकल एक्टिविटी करें, लेकिन अगर हम हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं तो हमारी बॉडी उस ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करती है. हमारी बॉडी उस सिचुएशन में नहीं होती कि वो जो खाना हम खा रहे हैं या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सके. तो योर स्ट्रेस इज़ द नंबर वन एंड यू वांट टू वर्क ऑन योर हेल्थ. इट इज़ आई थिंक फॉर मी आई फील स्ट्रेस इज़ द नंबर वन thing for you, which you really need to work on if you want a permanent solution. मैम सेल्फ हीलिंग की अगर प्रैक्टिसेस को हम बढ़ा देते हैं अपने लाइफ में, तो अगर 1 to 10 मुझे रेट करना है तो मैं अपने लाइफ में कितने इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ 1 to 10 स्केल में? आप 10 तक ला सकते हो. दैट डिपेंड्स ऑन यू, अच्छा, हाउ अवेयर यू आर एंड व्हाट एफर्ट्स यू आर टेकिंग. एज अ टोल्ड मी कि आप स्टिल कई बार चीज़ें हो जाती हैं, और जैसे कि आज आपके साथ भी होता है कि आप गुस्सा कर देते हो या फिर बहुत सी चीज़ें आप भी स्ट्रेस में चले जाते हो, तो आपके साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं. तो 10 पॉइंट देना क्या सही होगा? देखिए वो चीज़ अवेयरनेस के ऊपर होता है. परफेक्ट आज के टाइम में कोई नहीं है. एवरीवेयर यू हैव अ स्कोप टू इम्प्रूव. राइट. So you cannot say कि yes I'm perfect. So perfection has no definition, what I feel. You always have a scope to do more and more. Right. But when you start working over yourself, अगर आपने करके आपने उसको realize भी कर लिया गलती को, and then you work on improving on that. So that is also a great achievement, what I feel. राइट. तो मैम ये जो सेल्फ हीलिंग की जो प्रैक्टिसेस होते हैं, तो क्या ये एज वाइज ऐसे चेंज होते जाते हैं? मतलब यूथ के लिए, बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए, सबके लिए अलग अलग होते हैं या प्रैक्टिसेस सेम होते हैं? सी देखिए, अवेयरनेस तो सबके लिए सेम ही होगा. ऑब्वियसली सबके चैलेंजेस अलग अलग होते हैं या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. सो यू शुड बी sound enough to handle all the challenges at different stages of your life. So healing तो वही mind and body दोनों की होनी चाहिए. So but what are your requirements, आपके requirements, आपके thoughts. As you age, you have different responsibilities, you have different work. So you should be strong enough and sound enough to handle all those responsibilities and all those challenges that you come across at different stages of your life. तो क्या ये जो जेंडर वाइज भी ये इसमें कोई डिफरेंस है? इसमें जेंडर वाइज का हम कुछ नहीं बोल सकते. लविंग योर सेल्फ एंड बींग एबल टू मेक योर सेल्फ साउंड इनफ टू हैंडल द चैलेंजेस इज़ यूनिवर्सल. वर्किंग ऑन योर फिज़िकल हेल्थ, वर्किंग ऑन योर इमोशनल हेल्थ, उसमें वीमेन की अलग चैलेंजेस होते हैं, मेन के अलग चैलेंजेस होते हैं. बट द बेस इज सेम, दैट यू शुड बी साउंड इनफ टू होल्ड टू look after your physical as well as your emotional health to have a sound life and a sound health. मैम अफर्मेशन का कितना रोल होता है? बहुत ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज सबसे पहले हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले हम ही वो सेल्फ डाउट कर लेते हैं. हमें लगता है मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती. आप देखिए वो काम आप कभी कर ही नहीं पाओगे. आपको अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं. सो एफर्मेशंस हेल्प यू टू बिल्ड दैट confidence within you that yes you can do it. So self affirmations are really important because it brings that confidence in you, it brings that trust on you that yes you can do it. मैम कोई ऐसे 5 पॉइंट्स मिल सकते हैं मुझे अफर्मेशन के जो मैं मॉर्निंग में कर सकूं, जिससे मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहूं हमेशा? 5 अफर्मेशंस जो आपको लगता है कि आपको मोटिवेट करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप के ऊपर डाउट करना छोड़ो. सो आई हैव फुल फेथ
over whatever I do. I am powerful and I'm peaceful. Whatever is happening for my best. I trust the process of universe. And I accept with gratitude as whatever is coming on my way is for my benefit and for my well-being. तो आपको जो भी हो रहा है यू शुड बी एक्सेप्टिंग दैट विद ग्रैटिट्यूड कि जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है. जस्ट सरेंडर टू वट एवर इज डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. हाउ आर यू सो पॉजिटिव मैम? इतना ज़्यादा मतलब कैसे? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ एक ऐसी चीज़ है कि हर एक स्टेप पे आपके नेगेटिविटी तो है ही. कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी ज़रूर होगी, जहाँ सच है वहाँ झूठ भी होगा. तो ऐसे में तो हर एक इंसान डिमोटिवेट हो रहा है, तो आप ऐसे में खुद को इतना मोटिवेट कैसे रखते हो? जब हम क्या करते हैं ना, जहाँ पे दो पहलू होते हैं ना, हम खाली नेगेटिव पहलू को देखते हैं. जब हम नेगेटिव पहलू को देखते हैं तो हम पॉजिटिव पहलू को भी तो देख सकते हैं. जब हम नेगेटिव पहलू को देख के डीमोटिवेट हो सकते हैं तो हम पॉजिटिव पहलू को देख के मोटिवेट भी तो हो सकते हैं. लेकिन हर जगह हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें पॉजिटिव पहलू ही उठाना है, क्योंकि कई बार नेगेटिव ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है. तो ऐसे में आप कैसे खुद को हेल्प करते हो? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि वेरेवर आवर माइंड गोज एनर्जी फ्लोज. कि आप जिस चीज़ में आप अपनी एनर्जी डालोगे वही चीज़ बढ़ेगा, और हमारा माइंड जहाँ जाता है हमारी एनर्जी भी वहीं जाती है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव, दैट मीन्स आपकी लाइफ में वो बढ़ रहा है. अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपकी लाइफ में वो बढ़ रहा है. तो अगर आप कहीं भी सिचुएशन में आपको लगता है कि आप ज़्यादा नेगेटिव, जस्ट आस्क योरसेल्फ, इज दिस समथिंग विच आई वांट इन माय लाइफ? आपको जवाब अपने आप से, नो आई डोंट वांट दिस. सो जस्ट डाइवर्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. राइट. हम क्या करते हैं मैक्सिमम, हमारे आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ ऐसा था कि हम ज़्यादा पहले नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव तो हम बाद में सोचते हैं. बट अगर नेगेटिव आप कभी आपका दिमाग जाता भी है, आपका ध्यान जाता है, जस्ट आस्क योरसेल्फ, इज दिस समथिंग विच आई वांट टू मैनिफेस्ट इन माय लाइफ, और इज दिस व्हाट टर्न आई वांट इन माय लाइफ? इफ नो, then just divert your attention towards what you want in your life. And remember that whatever you are thinking of is increasing in your life. May it solution, may it problem. मैम लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, राइट? तो जहाँ पेरेंट्स हैं वहाँ पे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन तो होते ही हैं. तो आपने अपने लाइफ में, आपकी लाइफ में भी ऐसे चैलेंजेस होंगे, राइट? तो आपने कैसे मैनेज किया कि पेरेंट्स अगर प्रेशर डाल रहे हैं या फिर कहीं से भी प्रेशर आ रहा है, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, डिपेंड करता है कि पेरेंट्स किस ढंग से प्रेशर डालते हैं. इफ़ लाइक अगर आज के टाइम में आप बोलो कि भाई हमारे टाइम में इतना कंपटीशन भी नहीं था, वी डिडंट हैव दैट प्रेशर व्हाट किड्स आर गोइंग टुडे. There's pressure from the parents, pressure from the school, peer pressure. There's so much of pressure all around. But पहले के टाइम में, हमारे टाइम में इतना प्रेशर नहीं था. So we had a very relaxed childhood. हाँ, ये तो है मैम, क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स की लाइफस्टाइल को देखती हूँ तो दे वर वेरी हैप्पी. एंड आज के टाइम में इतना ज़्यादा चैलेंज है कि लोग, मतलब आज छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस ले रहे हैं. मैं देख रही हूँ कि मेरे भाई बहन है, मेरे मामा के लड़के लड़की छोटे छोटे हैं, लेकिन स्कूल में इतनी एक्टिविटीज़, इतने सारे प्रोजेक्ट, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है वो लोगों का भी. तो ये तो है कि आज की चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई हैं. तो मेरा बस यही रहता है कि आज के टाइम में वो रिलैक्स कैसे रह सके. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो प्रेशर आता है वो पेरेंट्स की तरफ से आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है. बट मैम जो एक्टिविटीज़ आती है स्कूल कॉलेजेस से, वो भी तो आप मना नहीं कर सकते ना, उसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हम, उसे तो करना ही पड़ेगा. देखिए, मैंने आपको क्या बोला, चैलेंजेस तो आते ही हैं, बट हाउ यू हैंडल दोज चैलेंजेस इज़ इम्पॉर्टेंट. आप करो, यू इन्जॉय वॉट एवर यू आर डूइंग. प्रेशर में आके मत करो. यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ समथिंग विच इज़ गिविंग यू हैप्पीनेस, not because you have to do. Where that have to do comes, no, it becomes a task. And where you enjoy doing things, you enjoy, you want to do. Right. So for all the teenagers, I'll say whatever you're doing, just enjoy what you're doing. Don't do under pressure. जहाँ पे pressure आएगा वहाँ पे आप कर नहीं पाओगे.
राइट। तो मैम क्या आप फेस देख के भी रीड कर सकते हैं कि सामने वाला हैप्पी है या अनहैप्पी है? सी आई एम नॉट अ फेस रीडर, बट ऑब्वियसली आज किसी को भी देखे वो हर कोई बोल सकता है। इट्स नॉट अबाउट मी, शायद आप भी बोल दोगे वो चीज़ कि सामने वाला खुश है या सैड है। सो दैट्स जस्ट अ जनरल फिनोमेना, इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम अ फेस रीडर, आई एम नॉट अ फेस रीडर। बट मैम पावर होती है ना एक, जैसे कि आप उस फील्ड में अगर काफ़ी काम कर रहे हो तो वो आपके अंदर पावर होती है कि आप इंटरनल चीज़ों को भी लर्न कर लेते हैं। तो मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे। वो इंटरनल जो पावर है ना, वो जो एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को देख के पता करना कि हाँ वो खुश है, वो पावर हम सब में है, वो आप में भी है। सो आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा पावर्स एज सच कि मैं किसी को रीड कर सकूँ। बिकॉज दैट्स जनरल। आप किसी को देखोगे कौन खुश है, उसकी हंसी, द वे दे टॉक, द वे दे बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग स्पीक्स अबाउट देम, isn't it? So it's not anything which I have a superpower where I'll be able to read them or read their face. यस मैम, मैं ओवरऑल पॉडकास्ट में एक चीज़ ज़रूर आपको बोलना चाहूँगी, वेरी क्यूट। और आपने जो जिस तरीके से इतना स्मूथली एंड इतना सॉफ्टली आंसर किया है ना, तो वो आपके आवाज़ में ही कहीं ना कहीं वो है, हीलिंग है। तो हाँ, तो मुझे लगता है आपको सुन के भी बहुत लोग उनकी हीलिंग पावर इन्हांस हो जाती होगी। Thank you. Thank you for your compliment. थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया। और टाइम को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है हमें यही कंक्लूड करना पड़ेगा। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हो कि आपकी भी सेल्फ हीलिंग हो और आपके दोस्तों की भी सेल्फ हीलिंग हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और जल्दी मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। ऑल्सो गाइज, अगर आप अपने आप को फिजिकली और इमोशनली हील करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगी, आप मैम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू। Okay, thank you Sapna ji for giving me an opportunity to be on your channel. थैंक यू सो मच मैम।